हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई उसमें जो भी यूनिट 1 है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका जो रिवीजन है वो करने वाले हैं। ओके, सो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ही बोल दूं, यूनिट 1 में डिमांड फोरकास्टिंग ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, उसकी कुछ थ्योरी दी गई है, वो रिवीजन हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे। ओके, डिमांड फोरकास्टिंग इज नॉट कवर्ड इन दिस रिवीजन। स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव डिमांड। डिमांड को कब इफेक्टिव बोलोगे आप, या फिर डिमांड कब कंप्लीट हुई ऐसा बोलोगे। सो तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिजायर, सेकंड इज एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। सो तीनों भी इंपॉर्टेंट है, तीनों अगर साथ में रहे वहां पर तो ही हम उसे इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। उसके बाद हम कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे। उसमें देखा था फर्स्ट पॉइंट, price of the commodity. So if you see, if price of the commodity increases, then there will be fall in the demand fall हो जाएगी। and if price of the commodity decreases, then there will be rise in the demand. So there is a inverse or negative relationship between price of the commodity and demand of that commodity. और इस फैक्टर को अगर स्टडी करें, इस इनवर्स रिलेशन या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम बोल दें कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, दैट इज सेट्रिस पैरिबस। ओके, ऐसा कुछ कर दें हम अजम्पशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, और ये इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी शो कर दे, तो हम इस चीज को लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर था प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज में दो टाइप के हैं। फर्स्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सेकंड इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। दो टाइप के रिलेटेड कमोडिटी। और एक क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूट गुड के लिए, और एक कुछ नाम था कॉम्पिटिंग गुड्स, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट पता होना चाहिए। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कौन से गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर और साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल हमने लिया है पेट्रोल कार। Substitute goods, goods which satisfy same want and can be used with ease in place of one another. That is tea and coffee. Now first अगर complementary goods की बात करें, as you can see, पेट्रोल के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गए, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो सोचो कार के डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होगा। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, कार की डिमांड फॉल हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल इज नाउ नॉट अफोर्डेबल टू एवरीवन। सो जो भी डिमांड रहेगी कार की अपने आप फॉल हो जाएगी। और उसके अपोजिट पेट्रोल प्राइसेस फॉल हो गए, सो डिमांड विल राइज, डिमांड फॉर कार। यहाँ पे नोटिस करने जैसी चीज ये है कि प्राइस हम किसी और का देख रहे हैं, डिमांड किसी और की। ओके, सो दिस कार इज योर मेन गुड एंड दिस पेट्रोल इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ओके, सो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द मेन गुड। और ये रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है आपको, इनवर्स रिलेशन इज देयर। ओके, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप इज देयर। और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने जाए तो ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिवली स्लोप, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड। नाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखने जाए, प्राइसेस टी के इंक्रीज हो गए, प्राइसेस टी के इंक्रीज हो गए, तो क्या होगा, जो भी टी कंज्यूम करते थे वो अब टी कंज्यूम नहीं करेंगे, दे विल शिफ्ट टू कॉफी। सो इसके वजह से जो भी डिमांड है कॉफी की इंक्रीज हो जाएगी। इन द सेम मैनर अगर प्राइस की सॉरी टी की जो भी प्राइस है वो फॉल हो जाती है, जो भी टी की प्राइस है वो अगर फॉल हो जाती है, क्या होगा, जो भी कॉफी कंज्यूम करते थे वो अब टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिमांड जो भी है कॉफी की फॉल हो जाएगी। सो इन दिस वे देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन। सो कर्व अगर ड्रॉ करने जाओगे तो इट विल बी पॉजिटिवली स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। नेक्स्ट हुआ, जो भी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड था वो था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर की इनकम भी अफेक्ट करती है डिमांड को। सो उसमें हमने दो टाइप के गुड्स का कैटेगराइजेशन किया था। कैटेगराइजेशन वाज सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स, और दूसरा था इंफीरियर गुड्स। ओके, सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स मतलब मैंने बोला था आपको कि जो रिच हाउस होल्ड परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, हमने एग्जाम्पल घी का लिया है। ओके, और इंफीरियर गुड्स मतलब जो पुअर हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे, दैट इज डालडा। ओके, सो
सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स के केस में देखते हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, ओके, इनकम इंक्रीज हो गई है, सो ड्यू टू राइज इन द इनकम सुपीरियर गुड्स कम खरीदे हुए, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, तो उल्टा ज्यादा डिमांड करोगे, इनकम बढ़ गई है, सो डिमांड विल राइज। इफ इनकम फॉल हो जाती है आपकी, देयर इज अ फॉल इन द इनकम, देन आपका जो भी सुपीरियर गुड्स का डिमांड है उसको आप कम कर दोगे, दैट इज फॉल हो जाएगी डिमांड। क्यों? तो आप इंफीरियर पे शिफ्ट हो जाओगे, बिकॉज आपकी इनकम अब फॉल हो गई है, नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड द सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स, सो आप इंफीरियर पे शिफ्ट होते हो, इसके वजह से आपकी जो भी डिमांड है सुपीरियर गुड्स की वो फॉल हो जाएगी। अब यहाँ पे रिलेशनशिप पूछा जाए तो आप बता सकते हो देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन, और इस चीज का अगर आप कर्व ड्रॉ करने जाए, किस चीज का, कि इनकम दिखा रहे हो, डिमांड दिखा रहे हो, ओके, यूजुअली हम प्राइस और डिमांड दिखाते हैं कर्व ड्रॉ करते वक्त, बट अगर इनकम और डिमांड शो कर रहे हो तो उस कर्व को हम एंजल्स कर्व बोलने वाले हैं, ओके। एंड वो जो भी कर्व आएगा कैसा आएगा, सिंस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, इट विल बी पॉजिटिवली स्लोप और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। नाउ नेक्स्ट, इंफीरियर गुड्स का देखते हैं रिलेशन कैसा है। सोचो, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है, सो आप inferior goods ही परचेज करोगे? नो, यू विल शिफ्ट टू superior goods, so demand for your inferior goods will fall. If there is a fall in the income, अब फिर से fall हो गई है इनकम, so now again you cannot afford those superior goods, फिर से आप inferior पे शिफ्ट हो जाओगे, so demand for your inferior goods will rise. As you can see, there is a inverse or negative relationship. एंड अगर अगेन इसका कर्व ड्रॉ करने जाओगे तो हम इनकम और डिमांड का कर्व ड्रॉ करेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा एंजल्स कर्व, क्योंकि यूजुअली हम प्राइस और डिमांड का कर्व ड्रॉ करते, और ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप कर्व कैसा होगा, नेगेटिवली स्लोप, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नाउ नेक्स्ट पॉइंट था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, कि आपका जो टेस्ट प्रेफरेंस होता है उससे भी आपकी डिमांड अफेक्ट होती है। अब टेस्ट प्रेफरेंस में उन्होंने ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया है, बट ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट। These are the effects that are caused by the observation of the actions of the others and their consequences. किसी का कुछ देख के आप सेम चीज खरीदने जाते हो, या फिर कि कोई फीचर्स आपको पसंद आ गए, किसी ने कोई प्रोडक्ट लिया है तो आप वो परचेस करते हो, इसे बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट इज स्नॉब इफेक्ट, व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन अमंग ऑल, सब में सबके पास आ गया वो, तो पीपल डिक्रीज और ऑल टुगेदर स्टॉप इट्स कंजम्पशन, तो इसको बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट। नाउ वेबलन इफेक्ट, हाईली प्राइस्ड गुड्स आर consumed by status seeking rich people to satisfy their need for conspicuous consumption, मतलब जो भी रिच पीपल है वो हाईली प्राइस गुड्स को ज्यादा से ज्यादा परचेज करते हैं, इस चीज को बोलेंगे वेबलन इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग, कंज्यूमर के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि फ्यूचर प्राइस के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन है, इनकम के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन, सप्लाई कंडीशंस के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू दैट उनका जो भी डिमांड है चेंज हो जाएगा। सपोज you are expecting that future prices are going to rise, future में prices बढ़ जाएंगे, so you are increasing your current demand, अभी का डिमांड अभी ही आप बढ़ा रहे हो ड्यू टू योर एक्सपेक्टेशंस। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर प्राइसेस आर गोइंग टू बी लो, कम होने वाले, फॉल होने वाले प्राइसेस, तो आप क्या करते हो, आपकी जो अभी की डिमांड है वो कम कर देते हो, क्या सोचते हो बाद में ले लेंगे, फ्यूचर में परचेस कर लेंगे, सो देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट, आपका एक्सपेक्टेशन आपकी इनकम के बारे में, इफ यू एक्सपेक्ट योर इनकम इज गोइंग टू राइज, तो आप डिमांड इंक्रीज कर देते हो अभी ही, ओके। एंड इफ यू एक्सपेक्ट देयर विल बी फॉल इन योर इनकम, देन आप आपकी डिमांड अभी ही कम कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू सप्लाई कंडीशंस, अगर आपको लगता है, आपका एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में सप्लाई कंडीशंस ऐसे होंगे कि शॉर्टेजेस विल बी देयर, शॉर्टेज आ जाएगा, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आप ऐसा सोचते हो तो क्या करोगे, आपकी अभी की डिमांड जो है इंक्रीज कर दोगे, ओके। नो अदर फैक्टर्स भी कुछ थे, अदर फैक्टर्स भी थे जो अफेक्ट करते थे डिमांड को,
साइज ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा होगा डिमांड ज्यादा होगी, कम होगा कम होगी डिमांड। ओके, कॉम्पोजिशन कैसा है, ओके, ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन और यंग पीपल, कैसा क्राउड है आपके पॉपुलेशन में, अकॉर्डिंग टू दैट आपकी डिमांड उस उन चीजों के लिए ज्यादा होगी। ओके, यूथ पीपल ज्यादा है, यंग पीपल ज्यादा है, तो क्या रहेगा, मोबाइल फोन्स वगैरह जो ऐसी चीजें हैं जो यंग पीपल को लगती है तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर ओल्ड एज पीपल ज्यादा है तो जस्ट लाइक वॉकिंग स्टिक वगैरह उनकी डिमांड ज्यादा रहेगी, लाइक दिस। एंड देन लेवल ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का लेवल आपका ज्यादा रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगी, कम रहेगा लेवल कम रहेगी डिमांड। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनइक्वल है तो डिमांड विल बी लेस, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वली हुआ है, सबके पास मनी फ्लो है, तो डिमांड इज गोइंग टू बी हाई। नेक्स्ट इज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन फैसिलिटीज, लोन फैसिलिटी जितनी अच्छी अवेलेबल होगी उतना ज्यादा डिमांड होगा, जितनी कम लोन फैसिलिटी उतनी डिमांड कम। क्यों, तो अगर लोन फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल है तो मनी फ्लो ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। एंड नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट रेट। सपोज ये जो लोन्स वगैरह मिल रहे हैं आपको या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज आर अवेलेबल, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा, कम रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन्स लेंगे, लोन्स ज्यादा रहेगा तो अवेलेबल मनी फ्लो ज्यादा रहेगा, एंड अगेन योर डिमांड विल इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो डिमांड कम रहेगी। नेक्स्ट, फंक्शन मतलब क्या है, डिमांड फंक्शन देखना है उसके लिए हम पहले फंक्शन क्या है वो समझ लेंगे। फंक्शन इज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट, सिंबॉलिकल स्टेटमेंट होता है जो रिलेशनशिप कर शो करता है किस किस में, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप शो करेगा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। सो डिमांड फंक्शन की अगर बात करें यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दोज फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, उन सब पे डिपेंड है डिमांड। सो डिमांड इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो जो भी डिटर्मिनेंट्स थे वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और उसी को हम बोल सकते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। सो ये जो डिमांड फंक्शन है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप शो करेगा। और जब हम स्पेसिफिकली ऐसी बात करें, क्या बात करें कि रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब अपना डिमांड ही जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, और उसका रिलेशनशिप सिर्फ प्राइस के साथ, ओके, बाकी कोई नहीं, सिर्फ प्राइस, बाकी सब डिटर्मिनेंट्स की बात नहीं चल रही है, ओनली प्राइस बोल रही हूँ, तो इट विल बी कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड में ये रिलेशनशिप शो किया जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो आगे पढ़े तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, ओके, प्राइस फॉल हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज, एंड इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन। सो आपने देखा यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, उसी को हम नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एंड जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं एक अजम्पशन होता है, क्या अजम्पशन होता है, सेटरिस पैरिबस। सेटरिस पैरिबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम या फिर बीइंग इक्वल, मतलब जो भी दूसरे फैक्टर्स है ना अफेक्टिंग डिमांड वो सब चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने दिया है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, टेबल फॉर्म में हम शो करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में जो भी बोला हुआ है। सो नेक्स्ट, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब मार्केट में जो भी जितने भी कस्टमर्स कंज्यूमर्स हैं उनकी इंडिविजुअल डिमांड को हम ऐड करते हैं। ओके, सो एडिशन कैसी है, लैटरल एंड हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स इन द मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट इज अ डिमांड कर्व इज अ, डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। किस चीज का ग्राफिकल, वो जो भी टेबल होता है ना हमारा डिमांड शेड्यूल, उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज योर डिमांड कर्व, इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल को प्लॉट करके हमको कर्व रेडी हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज डिमांड कर्व कैसा होता है, कर्व कैसा आता है शेप उसका, सो इट इज नेगेटिवली स्लोप, उसी को हम बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। किस चीज की वजह से, ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप,
किस किस में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर दैट कमोडिटी. सेट्रिस पैरिबस फिर से आया है, देखो सेट्रिस पैरिबस इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अब नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ना, इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी में. ओके ऐसा क्यों होता है? वाई डू डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? ऐसा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है डिमांड कर्व, उसका क्या रीजन है? फर्स्ट रीजन इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर. देन सेकेंड इज अ प्राइस इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट में दो टाइप के इफेक्ट है. फर्स्ट इज अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सेकेंड इज अ रियल इनकम इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? इट इज नथिंग बट जिस कमोडिटी की प्राइस फॉल हो जाती है, जिस कमोडिटी की प्राइस फॉल हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, वो कमोडिटी परचेस करते हैं. और जो एक्सपेंसिव हो गई है कमोडिटी, वी स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ द सेम. सो जहाँ पे पॉसिबल है किसी प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट करना कमोडिटी को, हम यही फॉलो करते. प्राइस अगर फॉल हो गई तो वी विल यूज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, और जो एक्सपेंसिव हो गई है वो हम यूज करना बंद कर देंगे. दिस इज नथिंग बट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. ड्यू टू प्राइस ही हुआ है ये भी, इसीलिए प्राइस इफेक्ट में लाया गया है इसे. नेक्स्ट इज रियल इनकम इफेक्ट. यहाँ पे क्या होता है? किटकैट का एग्जाम्पल लिया था हमने डिटेल में पढ़ते वक्त कि इफ देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किटकैट का प्राइस सपोज हमारा 6 रुपीज था पर यूनिट, और हम लोग 5 किटकैट्स परचेस करते थे, तो हमको पैसे कितने लगते थे? 30 रुपीज. अब सपोज इसका प्राइस ही हो गया 5 रुपीज, तो अगर 5 यूनिट्स परचेस करूँ तो आई विल रिक्वायर 25 रुपीज ओनली. ओके सिर्फ 25 रुपीज लगने मुझे, तो मेरे 5 रुपीज सेव हो रहे हैं. तो ये 5 रुपीज मेरे बच रहे, कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ. दिस इज नथिंग बट मेरी जो रियल इनकम है ना, जो मैं कहीं पे भी स्पेंड कर सकती हूँ, वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है. या फिर इसी को मैं बोलूँ कि मेरी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई है. नाउ आई कैन परचेस वन मोर किटकैट. ओके 5 रुपीज की और एक किटकैट परचेस कर सकती हूँ. इतने पैसे लगते थे पहले भी, 30 रुपीज ही लगते थे. ओके अब 30 रुपीज में मैं तो 6 यूनिट्स ऑफ किटकैट ले सकती हूँ. ओके सो लाइक दिस योर रियल इनकम इंक्रीजेस और योर परचेसिंग पावर इंक्रीजेस. उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से आप टेम्प्ट हो जाते हो कि चलो अब पहले भी मैं 30 रुपीज स्पेंड करता था, करती थी, अब मैं सॉरी 30 रुपीज स्पेंड करते थे ना, तो अब तो 5 रुपीज का हो गया है पर यूनिट. सो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ बाइंग 5 यूनिट्स ऑफ किटकैट, मैं टेम्प्ट हो जाऊंगी और एक एक्स्ट्रा परचेस करने के लिए, क्योंकि मेरे तो सेम ही पैसे जा रहे. सही है, क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई. सो ड्यू टू इंक्रीज इन द रियल इनकम, इट इंड्यूसेस हिम टू बाय वन मोर ऑफ दैट कमोडिटी. ओके इसके वजह से आपको ये जो प्राइस इफेक्ट है दिख के आता है. और उसी का रीजन ये है कि जब आपकी प्राइस फॉल हो जाती है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाता है. देखा ना यहाँ पे, प्राइस हो गई थी फॉल, क्वांटिटी अपने आप बढ़ गई. सो दिस वाज रियल इनकम इफेक्ट. ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स. प्राइस अगर कम हो जाती है, जो लोग परचेस नहीं करते थे पहले वो भी आके परचेस करेंगे. सो उसकी वजह से नए कस्टमर्स आ जाएंगे, तो डिमांड अपने आप बढ़नी है. डिफरेंट यूजेस, अगर कोई कमोडिटी के यूज बहुत सारे हो और उसकी प्राइस कम हो जाए, जैसे हमने मिल्क का एग्जांपल लिया था, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का भी ले सकते हो, उसकी प्राइस कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लोग उसको ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है. आगे जाते नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्शंस. क्या ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, इसका एक्सेप्शन कि कहाँ कहाँ पर ये जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, ये इनवर्स रिलेशनशिप शो नहीं होगा. ओके कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, मतलब जो हमारे प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, क्या होता है उनका, उनकी प्राइस जब ज्यादा होती है ना तब लोग ज्यादा खरीदते हैं. नेक्स्ट गिफन गुड्स. गिफन गुड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके गिफन गुड्स में क्या होता है? पहली तो चीज, गिफन गुड्स होते कौन से? जो इन्फेरियर होते हैं, जिनका क्लोज सब्सटीट्यूट इजीली अवेलेबल नहीं, एंड विच ऑक्यूपाई सब्सटैंशियल प्लेस इन कंज्यूमर्स बजट आर कॉल्ड गिफन गुड्स. ओके और whenever we talk about giffen goods,
रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, हम प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे उसे। और जब हम इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे वी विल रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये याद रखना है। और जब इंस्टीट्यूट खुद से दे दे कि गिवन गुड को आपको इनकम के साथ कंपेयर करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इंस्टीट्यूट ने कुछ दिया नहीं है, बस गिवन गुड्स का रिलेशनशिप कैसा होता है ऐसे पूछ लिया, तो आपको इसको प्राइस के साथ ही कंपेयर करना है। और अगर इंफीरियर गुड्स की बात चल रही है देन यू शुड रिलेट इट विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके सो और एक बात गिवन गुड्स का पॉइंट निकला ही है, तो गिवन गुड्स में हम क्या देखते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप। देयर इज अ डायरेक्ट प्राइस एंड मतलब क्या होता है, प्राइस अगर कम हो जाती है गिवन गुड्स की तो हम क्या करते हैं, डिमांड भी कम कर देते। क्यों? प्राइस कम होने से परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। सही है, प्राइस कम होने से क्या हुआ, मेरी तो परचेसिंग पावर बढ़ गई। ओके कम पैसों में उतनी ही क्वांटिटी आनी है। तो ऐसे टाइम आप क्या करते हो, प्राइस कम होने से परचेसिंग पावर बढ़ जाने से आप गिवन गुड्स को छोड़कर अच्छे गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हो, सुपीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स पे। तो आप गिवन गुड्स की डिमांड कम कर देते हो और इसके अपोजिट प्राइस बढ़ गई इसके बाद, तो आप क्या करते हो, फिर से अब आप सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स ले नहीं सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो फिर से आप आपकी डिमांड गिवन गुड्स की बढ़ा देते हो। सो देयर इज अ डायरेक्ट प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप। ओके और इसीलिए इट इज नॉट एज पर लॉ ऑफ डिमांड ना, लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे तो डायरेक्ट रिलेशन है। सो इट इज कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन, उसीलिए इसे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में लिया है। नेक्स्ट कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। ओके इसके बारे में कुछ डिस्कशन करने जैसा नहीं। अगेन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, यहाँ पे भी क्या है लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं फॉलो होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कोई एक फैक्टर चेंज हो रहा है। वन ऑफ द फैक्टर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, अगर वही आप चेंज कर रहे हो तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे फॉलो होगा। नेक्स्ट आप इरेशनल हो या फिर इग्नोरेंट हो, आपको मार्केट कंडीशंस के बारे में पता ही नहीं है, तो यू विल नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। मे बी ज्यादा प्राइस में ज्यादा परचेस कर बैठो आप। डिमांड फॉर नेसेसरीज, नेसेसरीज का कैसा होता है, प्राइसेस बढ़ जाए कम हो जाए आप मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लेते ही हो। ओके और स्पेक्युलेटिव गुड्स का भी बात किया है हमने, दे डू नॉट एक्ट एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। ओके इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, आगे और कुछ पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके थैंक यू एंड बाय बाय।